हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आई नो हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे सी इंटर के जिनका एग्जाम अभी मई में होगा, जो बोथ ग्रुप के लिए जा रहे होंगे और जो सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे होंगे। और आप सब एक ही चीज़ से परेशान हो गए एंड मोमेंट पे, वो है ईआईएस और एसएम। ईआईएस और एसएम ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, एंड मोमेंट तक आपको कॉन्फिडेंस तो आना ही नहीं है। तो आप भी मेरी तरह बहुत परेशान होंगी। मैं भी थी कि जब मेरा सी इंटर का टेस्ट था, मैंने वो ग्रुप भी दिया और मैंने सिंगल ग्रुप भी दिया। तो आई नो योर सिचुएशन कि आपको भी कैसा फील हो रहा होगा, स्पेशली ई आई एस एस एम को लेके। क्योंकि ई आई एस एस एम में आई पर्सनली एक्सपीरियंस सीइंग कि आप उसको कितना भी पढ़ लो, बट अगर आपने उसको सही डायरेक्शन भी नहीं पढ़ा ना, तो आपका जो स्कोर है 40 भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ कि कैसे मैंने ई आई एस एस एम कैसे मैं ई एस एस एम की वजह से मेरा रह गया था बोथ ग्रुप। उसके बाद मैंने कैसे अपने ई एस एस एम में अपनी क्या डायरेक्शन या स्ट्रैटेजी चीज करनी, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी जिसकी वजह से मैंने अपना सी ग्रुप टू क्लियर कर लिया। बट उसकी वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लग गया, 6 महीने एक्स्ट्रा लग गए। तो समझ सकते हो कि एक सब्जेक्ट अगर आपने उसको ढंग से या सही डायरेक्शन भी नहीं पढ़ा, तो इट कैन कॉस्ट यू मोर देन, इट कैन कॉस्ट यू 6 मंथ्स। सीधा 6 महीने आपको लग जाएंगे, पूरा अटेम्प्ट आपको लग जाएगा। और अगर आपने फिर भी ढंग से नहीं पढ़ा, तो एक बार आप अटेम्प्ट की लूप में फंस रहे ना, तो फंस ही रह जाओगे। तो वही है कि ये इस एस एम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी सब्जेक्ट है, बट द वे उसको हमें हैंडल करना है, जिस तरीके से हमें उसे लर्न करना है, वो बहुत आपको सही होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अदरवाइज यू एंड अप बीइंग स्कोरिंग 38, 39, 35। ऐसे आप स्कोर करोगे ना, तो 40 स्कोर कर पाओगे, मतलब एग्जाम्पशन तो भूल ही जाओ। तो ठीक है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने खुद अपना मई 2022 के अटेम्प्ट में मैंने अपना वो ग्रुप ली थी, सी इंटर की है। तो उस समय मेरी ई एस एस एम में ऐसी हालत थी, ऐसा था कि ई एस एस एम ना, एक तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी ई एस एस एम में, कि मैंने ना शॉर्ट नोट्स रेफर किए थे किसी टीचर की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। ऐसे मैंने किसी भी टीचर की शॉर्ट नोट रेफर करे, तो मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू करा ई एस एंड एस एम के लिए भी शॉर्ट नोट रेफर करिए एंड ई एस के ही शॉर्ट नोट रेफर करिए। अब शॉर्ट नोट के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि मैं एस एम लर्न कर रही हूँ, शॉर्ट नोट से लर्न करे जा रही हूँ, मतलब पेपर से पहले बाद में लर्न करी, बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा भाई। कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। मतलब उस समय समझ नहीं आया मुझे, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आई वाज सो डीमोटिवेटेड पेपर से पहले, सिर्फ ई एस एस एफ की वजह से। क्योंकि पेपर से 1 महीना पहले मैं पूरे अपने एफर्ट्स ई एस एस एफ में दे रही थी, बट उसके बाद भी ई एस एस एफ में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। जैसे आप लोगों, आप में से किसी की ऐसी सिचुएशन होगी अभी कि ऐसे सब में आप कर रहे हो, आप एफर्ट्स दे रहे हो, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्योंकि उसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही था कि जो नोट्स मैंने रेफर किए थे वो बहुत ही गलत थी। देखो, हाउ आर माइंड वर्क, अगर आपके माइंड में बहुत आपको, आज मैं आपको आज ये वीडियो देख रही हूँ, अगर आप ये वीडियो देख के जाते हो, अगर 15-20 मिनट्स की ये वीडियो होती है, आप उसको देख के जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट में मैं जो भी बातें बोलूंगी आपको सारी वर्ड टू वर्ड याद रहेगी। आपको कुछ बातें याद रहेगी, कुछ बातें आप भूल जाओगे। तो सेम गोज विद आवर माइंड, वो हमारा माइंड भी इसी तरीके से काम करता है। अगर आप किताब में देख के 4 लाइनें पढ़ रहे हो या 5 लाइनें पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि पेपर में जब आप लिखने जाओगे आपको वो 5 की 5 लाइनें याद रहेंगी। आपको पेपर में से 2 या 3 लाइन रहेंगी, और उस पूरी लाइनों में भी ऐसा नहीं है कि आपको सारे कीवर्ड से सब कुछ याद रहेगा। उनमें से कुछ कीवर्ड्स आप भूल जाओगे, कुछ आपको याद नहीं आएंगे, कुछ आप खुद से बस तेज क्या होगे। तो वही प्रॉब्लम है कि हमसे सबसे पहले ना शॉर्टकट ढूंढते हैं ई एस एस में, कि हम कैसे शॉर्ट नोट्स मिल जाए, हम उससे पढ़ लें, हमारी मेहनत कब लगेगी, हमें याद आ जाएगा। नहीं, ये इस तरीका सबसे गलत है। सबसे पहले तो आपको जिस जिस स्टडी मॉड्यूल से पढ़ना है वो है ICAI का स्टडी मैथ, या फिर अगर आप किसी भी और टीचर को पढ़ रहे हो, तो ये जरूर इंश्योर करो कि उसमें हर कंसेप्ट को एटलीस्ट एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जाए। तो 4 से 5 मार्क्स का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो आपके पास इनफ कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को मिला के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए हर कंसेप्ट को 80 लाइन में कंसाइज करके, वो शॉर्ट नोट्स पे शॉर्ट नोट्स नहीं है, उनको आप बिल्कुल भी रेफर मत करना, क्योंकि मैंने खुद उसको रेफर किया। आपको क्या करना चाहिए, बल्कि द बेस्ट बेस्ट वे यू कैन
कि अगर आपको कोई टीचर आपको नोट्स दे रहा है या आप आईसीआई की स्टडी मैट से कर रहे हो, तो आप आईसीआई की स्टडी मैट में आपको पता है कि एसएसएम में विमोनिक्स बहुत अच्छी तरीके से मतलब हमें हेल्प करते हैं चीज़ें याद करने के लिए पेपर में। आपको अगर विमोनिक्स याद है तो आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा, तो आपको वो पॉइंट उस विमोनिक की हेल्प से याद आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मेरी तरफ कोई गलती सी करवे किसी भी टीचर के रैंडमली शॉर्ट नोट्स उठा के इधर उधर से रेफर नहीं करने हैं। अगर आप रेफर से चलते तो एटलीस्ट मेक श्योर करो हर पैराग्राफ को मतलब हर स्टेप को पूरा कितना एक्सप्लेन किया कि पेपर पे लिखने के लिए आपके पास कंटेंट है। क्योंकि अगर आप रीड करोगे चीज़ें थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करते भी करोगे तब आपके माइंड में थोड़ा डाटा सेव होगा। पेपर में अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या आप कुछ भूल जाते हो तो अगर आपने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा रीड किया ना वहाँ से आप उस चीज़ को लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लिए वर्चुअलाइजेशन का आ जाए, अगर वर्चुअलाइजेशन की 2 लाइनें करके गए हो तो पेपर में लिखोगे या बट आपने वर्चुअलाइजेशन पूरा पढ़ा है कैसे होता है कितने टाइप का होता है आजकल रियल लाइफ में वो से कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आप उसे खुद से बना के लिख सकते हो। तो सबसे पहले चाहे अभी तक ESSM आपने स्टार्ट करी है या नहीं करी आप करने वाले, तब भी आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आपको आईसीआई की स्टडी पैड से नहीं करनी चाहिए या फिर से और टीचर से में कर रहे हो तो बेस्ट के कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अभी हमने नोट्स की बात करी। सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से मेरे 35 आए थे ESSM में, आई वॉज सो थी मैं 40 स्कोर कर रही हूँ बट 30 आए क्योंकि नोट्स का लेफ्ट थी। तो जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट दिया मैंने सी इंटरव्यू का, तो सबसे पहली चीज़ ही मैंने ये करी कि मैंने अपने नोट्स चेंज करे। तो आपको भी अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो नोट्स आईसीआई की स्टडी मैट से ही आईसीआई की स्टडी मैट को प्रेफरेंस दे रही है, किसी भी टीचर को दे रही है तो देख के दे रही है। ऐसे लैडनेस से किसी के भी नोट उठाती कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करना। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ जब पेपर पर लिखने गई थी ना, मतलब जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो ऐसा था ESSM मैंने लास्ट मंथ में पढ़ी थी, SM पहले पढ़ी थी और पता नहीं कितनी देर से पढ़े जा रही थी मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उन्होंने तब भी आज ही हुई थी चीज़ें क्योंकि मैं पढ़ी इतना कम हुई थी। पेपर में सही इस सब लैक थी, ये पता था कि स्टडी का अक्सर ये है बट जो की पॉइंट्स और जो मतलब की वर्ड्स होने चाहिए जो एग्जाम्पल्स होने चाहिए चार्ट्स होने चाहिए वो मेरे पास नहीं थे। अगर मैंने वो चार्ट्स एग्जाम्पल्स कुछ लिखे होते तो आई वुड स्कोर मच बेटर। 35 तो मेरे कभी भी नहीं आते। तो वही है कि अगर आप यहाँ से अपना डाटा कंटेंट अच्छा लेके जाओगे तभी वहाँ तक जाते जाते पूरा कंटेंट आपके साथ डाटा को याद रहेगा, कुछ याद रहेगा, कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे। तो इतना लेके जाओ कि इस एग्जाम हुआ तक अगर एक दो चीज़ें भूल जाते हो फिर भी इनफ है कि मैं लिख दूंगा आंसर, मुझे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये करना है। एंड सबसे पहले अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो ना, मतलब अभी तक आपने ESSM में कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो आप सबको पता है कि हमें स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से करना है, हमें करना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से स्टार्ट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगा के स्टार्ट करना है, ऐसे रैंडमली कोई भी चैप्टर उठाते स्टार्ट नहीं करना है। हम सबको पता है कि जो एंड की चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, 7th चैप्टर है, 8th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, ये हमारे काफ़ी कह सकते हैं ये छोटे चैप्टर है और जो वेटेज एग्जाम में कैरी करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर से काफ़ी अच्छी मार्क्स का पेपर में आपका आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटे चैप्टर्स मतलब जो स्कोरिंग है और छोटे हैं वहाँ से स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 भी छोटा है बट उससे ऐसे ऐसे ही इतने क्वेश्चंस नहीं पूछती। और वो जो भी अगर आप चैप्टर 8 कर रहे हो, 7 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, उसमें जो स्पेसिफिकली स्टेप्स या प्रोसेस आने होते हैं जैसे कि बेंचमार्किंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या होती है पूरी, अगर कोई भी कंपनी मतलब उसको रिवाइव करना है लॉस में लिक्विडेशन में तो क्या हमारी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी होगी। इसके अलावा आपकी काफ़ी सारे कैसे मतलब जो जिनमें आपके प्रोसेस होते हैं, जिनमें आपकी काफ़ी सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं, वो सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है क्योंकि आईसीआई मोस्टली केस स्टडी वहाँ से नहीं उठा के देती है। तो मुझे याद है फिर मेकर जो टिप था वहाँ पे जो केस स्टडी आई थी उसमें मोस्टली यही क्वेश्चन से, ठीक है। और थोड़े बहुत जो आपके क्वेश्चन होते हैं मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को याद है पेपर में क्वेश्चन आया था जो आपके चार्ट्स वाले क्वेश्चन होते, चार्ट्स वाले आपको मैं कैसे समझाऊँ चार्ट्स वाले क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जिन क्वेश्चन में स्टेप्स हैं ऐसे कुछ एक्सप्लेन करो हुए स्टेप 1 स्टेप 2, जैसे बेंचमार्किंग का मैंने आपसे डिस्कस किया टर्नओवर, वो आपको सबसे पहले करना है।
जब आप ये कर लो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके जिसमें एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, फीचर्स है, कम से कम 6-4 पॉइंट किसी भी कंसेप्ट में बन रहे हैं, तो आपको फिर वो कंसेप्ट उठा के लर्न करना है। तो अगर आप किसी भी चैप्टर को लर्न कर रहे हो, ट्राई टू मेक श्योर कि ना उस चैप्टर को उल्टा स्टार्ट करो लर्न करना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद अपनाई थी जब मैंने सी द बुक टू का अटेम्प्ट किया था। मैं चैप्टर वन जब भी लर्न करती थी या रिवाइज करती थी, मैं कभी भी आगे से नहीं करती थी, मैं पीछे से उठा के चैप्टर रिवाइज करना शुरू करती थी। उसका मेन रीज़न है क्योंकि जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करते हो, आप फ्रेश हो नहीं हो तो मोस्टली क्या होता है, हमारा जो भी चैप्टर होता है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, वो बैक साइड में होते हैं पीछे। स्टार्टिंग में तो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, उनसे इतना नंबर का नहीं आता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उल्टा स्टार्ट करना है, रिवाइज करना है, या उल्टा भी नहीं तो उस टॉपिक से स्टार्ट करना है जो काफ़ी अच्छी वेटेज है, जिनमें एग्जाम में काफ़ी अच्छी वेटेज का आपको पेपर में आ जाता है। तो जो आपका ये लिक्विडेशन वाला चैप्टर है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, ये चैप्टर आपको क्या करना है, उल्टा करना शुरू कर रहा है, क्योंकि ये चैप्टर भी पीछे ट्रेन है, पीछे आपका टर्न अराउंड लिक्विडेशन पे इफेक्टेड आपका पीछे से है। तो आप समझ रहे हो कि कोई भी चैप्टर करो स्टार्टिंग से करना ही करना, आपको पीछे से रिवाइज करना स्टार्ट करना है। एंड सेम वॉज फॉर EISSM। अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो, SM का फुल चैप्टर अभी लर्न कर रहे हो या अभी लर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे से उससे बिल्कुल नहीं करना, पीछे से करना है, पीछे से और करते जाओ। और जब भी चीज़ याद रखो, ICAI की स्टडी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप कोई चैप्टर या कुछ भी करते हो ना, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मतलब एक एक टॉपिक के ऊपर भर भर के एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जो इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यार, अगर अभी तक आपने आई थिंक इतना तो कर लिया होगा कि अपनी बुक्स या नोट्स जिनसे पढ़ना है वो फाइनल हो गए होंगे, और उसमें मांग कर लिया होगा कि मुझे ये वाला पॉइंट लिखना है, ये नहीं। क्योंकि देखो आपके पास 10 पॉइंट है, आप 10 पॉइंट याद नहीं कर सकते, बट आपको उन 10 पॉइंट में से निकालना है कि वो ऐसे कौन से 4 पॉइंट है, अगर मैं पेपर में लिखता हूँ इनमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जिससे मैं थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, तो आपको वो पॉइंट्स को याद करना है, उन पॉइंट्स को लर्न करना है, आपको सारे पॉइंट्स लर्न नहीं करना है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी ट्राई टू मतलब आपको चीज़ें जैसे मेमोनिक्स ऑफ हो रहा है EISSM से भी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी आप वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है SM में भी की चीज़ें इम्प्रूवमेंट भी याद नहीं आती। जब मेरा CA इंटर्न का मैंने बोथ ग्रुप का टेस्ट दिया था, मई 2022 में मेरा जब था ESSM का पेपर, मुझे अच्छे से याद है कि स्टडी है, मुझे मतलब कितने सारे टॉपिक, इतनी कंफ्यूजन हो रही थी ना कि कौन से चैप्टर में से कहाँ से है। तो अगर आप उस चीज़ को किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ लर्न करोगे ना, जैसे हमने वो वाला कंसेप्ट पढ़ा कैश काउज, डॉगमेटिक स्टार्स, अगर आप उसको रियल लाइफ में किसी कंपनी से रिलेट कर लोगे कि आजकल के सिनेरियो में कैश काउ कौन है, या डॉगमेटिक कौन सी कंपनी है, कौन सी लॉस मेकिंग है, ठीक है, कौन सी स्ट्रैटेजी टर्नओवर हमारा क्या कहते हैं लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, कौन इंटीग्रेशन कर रहा है, कौन डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, रियल लाइफ की एग्जाम्पल से लेकर कर लोगे तो पेपर का अगर वो केस स्टडी आती है भी, आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि उस चैप्टर से है। तो ट्राई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को भी कोशिश करो। बट अभी अगर आपने स्टार्ट किया, अभी मतलब यू हैव जस्ट स्टार्टेड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या EIS प्रिपेयर करना, अभी तक आपने कुछ नहीं किया था, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि अभी आप ऐसा करो। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं चैप्टर उठाऊँ और सीधा लर्न करना शुरू करूँ। मैंने आपको बताया कैसे लर्न करना है, पीछे छोटे चैप्टर से उठा के आपको लर्न करना है, आपको स्टार्टिंग से लर्न नहीं करने बैठना है। ठीक है, अब हमारा 50-50 नंबर्स का क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स का हमारा पेपर आता है। 50-50 में से हमें पता है कि 30 हमारे क्या है MCQs है, एंड जो रिमेनिंग बच गए 70, 35 SM आ गया और 35 ES आ गया। अब 35 SM हमें पता है कि 8 चैप्टर में आएगा, तो हमें 8 चैप्टर में से तो कुछ भी नहीं छोड़ना। आपको क्या करना है ना, इस समय अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो ESSM बेसिकली, तो 80-20 रूल फॉलो करना है। 80-20 रूल आपको 2 तरीके से फॉलो करना है। कैसे? आपको अभी तक क्योंकि ESSM ने भी कुछ नहीं किया है, हमें अभी मोस्टली 80% टाइम पूरे दिन का SM या EIS को देना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 20% आप कोई और सब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी है, इवन फर्स्ट नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड मूवमेंट मैंने लास्ट 20 डेज में कर लिया था, तो आई स्कोर 35। अगर बेटर तरीके से किया होता, सही गाइडेंस होती, तो मेरे ज़्यादा दिया जाते। तो तब तक हम बोलते कि लास्ट के 10 to 20 डेज आपको होल हार्टेडली ESSM को डेडिकेट करना पड़ेगा, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो 80% और 80% फर्स्ट रूल की 4 दिन में 80% मुझे टाइम ES और SM को देना है,
और वो टाइम से लर्निंग एंड वर्क कर होना चाहिए। वो टाइम आपका टोटल टाइम मैं बोल रही हूँ, कोई टॉपिक आपने लर्न किया, अगर आप उससे कल लर्न किया था, आप उसे आज उसके आगे लर्न कर लो। तो फर्स्ट आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पीछे का जितना भी है मैं पहले वो रिवाइज करूंगा, आगे से लर्न करूंगा। मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी जिसने मेरे को ESSF में मतलब बहुत हेल्प करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने 10 पेज याद करे तो मैं हमेशा ये मेक श्योर करती थी, पहला पेज याद करा तो जब मैं दूसरे पेज पे जा रही हूँ मैं पहला पेज फिर से रिवाइज करती थी, मैं थर्ड पेज पे जा रही हूँ तो पहले 2 पेज फिर से रिवाइज करती थी। ऐसे जैसे फिफ्थ पेज तक पहुंचती थी, फर्स्ट 2 पेजेस की रिवीजन ऑलरेडी 5 बार हो गई है, अब उसे छोड़ दो। अब थर्ड एंड फोर्थ पेज पे फोकस करो, वहां से एक ऐसे बार बार रिवीजन करना शुरू करो। तभी आपको मैंने बोला 80% टाइम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर अगर अभी आपने ऐसे कर लिया, अभी आपने ऐसे कर लिया, एक चैप्टर या 2 चैप्टर आप 1-2 दिन में ऐसे कर लेते हो, तो पेपर के टाइम में 1.5 दिन में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज 1.5 दिन में आप ESSF को कभी भी कर नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो। तो ऐसे नोट करो, और तभी मैंने बोला कि उल्टा शुरू करो, ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्दी वाले ना, आप वो कर लोगे ना, आपको लगेगा ये चैप्टर तो मेरा कंप्लीट हो गया। तो 80% रूल आपको इस तरीके से फॉलो करना है। सेकेंड 80% कि आपको अभी सारा सब कुछ अगर आप लर्न कर लिया है या लर्न कर रहे हो, तो 80% टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, 20% टॉपिक्स पे आपको थोड़ा कम फोकस करना है। 80% टॉपिक्स कौन से होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में से ऐसा नहीं है कि ऐसे हर टॉपिक से पूछता है, हर टॉपिक्स में से हर बार आता है। तो आपको वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनसे 80% कंटेंट हमारे एग्जाम में आ रहा है, और उसको आइडेंटिफाई करने का जो बेस्ट तरीका आपको कहाँ से पता चलेगा कि ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक है जिससे 80% क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आते हैं, वो है PYQs। तो डायरेक्टली इसका रिलेशन हो गया PYQs। तो जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे हो, सबसे पहले काम क्या करना है, उसके PYQs खोलने हैं, उस चैप्टर के RTPs खोलिए। और RTPs में बेस्ट पार्ट ये होता है कि वो चैप्टर वाइज होती है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले PYQs खोलना है, वहाँ से आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाई होगा कि ये वाला क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तो आपको वहाँ से अपनी रिविजन स्टार्ट करिए, वहाँ से लर्न करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से जो 80% जो बार बार पेपर में आता है पोर्शन, आप उसको ढंग से कर लोगे, तो रिमेनिंग जो 20% है उसको एक रीडिंग दे दो, 2-3 बार रीडिंग दे दो। और एग्जाम टाइम में जब आपके पास 1.5 दिन होगा, वो 1.5 दिन होगा, 20% सिलेबस जो आपका रह गया है, ये टॉपिक आपने नहीं किया, दिस गोज फॉर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, नॉट फॉर EIS। क्योंकि EIS में हम 80% 20% नोट फॉलो नहीं कर सकते। EIS में यू कांट गो फॉर 100%, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसा टाइम है, हमें स्मार्टली प्लान करना होगा चीज़ें, ना कि हमें बस सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें 5 चैप्टर करना है। वो 5 चैप्टर करना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 80-20% रूल फॉलो करना है। 10 दिन में अगर आप ये रूल फॉलो करते हो, 8 चैप्टर है, सिर्फ 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है, 1 चैप्टर पर डे, फिर भी 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो 10 दिन में आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप एक दिन में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम 80% भी नहीं, अगर आप हाफ डे भी देते हो ना, अगर 5 to 6 आवर्स भी देते हो, तो आराम से आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अभी भी प्रिपेयर करके पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप, सबसे पहले अभी मैंने आपके साथ एक चीज़ अभी भी रह गई है, मैंने आपके साथ सब्जेक्टिव बात करी, मैंने आपके साथ बात करी कि अगर आप अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किस तरीके से चीज़ें लर्न करनी है। आपको सब लर्न नहीं करना है, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके 80% 20% वाला फिर लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमारे रह गए MCQs। MCQs के लिए क्या करें, एंड बुकिंग पे MCQs के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। और द बेस्ट यू कैन डू इज, अभी आपके पास अगर आप 10 डेज लेके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, हर दिन एटलीस्ट ऐसे की केस सिनेरियो बुकलेट होती है हर सब्जेक्ट में, तो वो आपकी ES and SF में भी है। तो कोशिश करो एटलीस्ट उसकी कम से कम, उसमें से कम 20 से 30-40 MCQ पूरे दिन में आप कर लो। आधा घंटा लगेगा टिक करना और तो कुछ करना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझसे वो भी हो पाएगा क्योंकि बुकलेट थोड़ी मोटी है, पूरी तो वो कवर होने से नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कर लो, कोई टॉपिक नहीं है उसकी कर लो, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, और उसमें इतने सारे MCQ कि उससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। और केस स्टडीज क्या पता जो उसमें है और वही आ गए पेपर में, तो समझ रहे हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ICIT जो स्टडी मैट है उसमें से MCQ दिए वो ही कर लो। बट आई वुड रिकमेंड
कि एक बार जब स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट हो जाए तो ऐसे है कि केस सिनेरियो की जो केस स्टडीज है एक बार उस पर नजर जरूर मार लेना। और आरटीपीस में जो केस स्टडीज है उन पर नजर मार लेना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी पेपर में एग्जैक्ट उठ के पेपर में वो आ जाती है, तो वो आपका लक है। ठीक है। और आईसीएम की सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ईएसएसएम में, कि वो क्वेश्चन कुछ दे रहा है उसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना चाहिए और आईसीएम कुछ और दे रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा रहेगी, थोड़ी सी अनश्योरिटी रहती है ये एसएम में कि आप कितना भी कर लो कि पता नहीं आपको उसका आंसर याद रहेगा या नहीं रहेगा। बट स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट टेस्ट भी इस तरीके से करते हैं तो 50 में से 40 आराम से स्कोर कर सकते हो। अब हम आते हैं ईआईएस एंड एसएम। अब आपको ईआईएस एंड एसएम कैसे प्रिपेयर करना है। ईआईएस एंड एसएम में सबसे पहले 5 चैप्टर याद करना। अभी जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो बहुत बेवकूफ़ी है। अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मैं सारे 5 चैप्टर उठा के सब याद करूंगा, अभी वो कुछ नहीं हो सकता। और अभी क्या, जब मैंने दोबारा अपना CMT ग्रुप 2 दिया था, मैंने तब भी वो 5 चैप्टर नहीं किए थे, क्योंकि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने से तो अच्छा है 80 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ। वही वाली चीज़ है। यही से ऐसे में हम सबको पता है कि हमें स्टार्ट कौन से चैप्टर से करना है। हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 पे। एंड चैप्टर नंबर 4 को भी स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, हमें करना है बैक से स्टार्ट। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, वर्चुअलाइजेशन, ग्रीन आईटी एंड आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन कंप्यूटिंग, इन सब से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये ऐसे की फेवरेट टॉपिक्स है। मेरे को अच्छे से याद है मई में चैप्टर 4 में से आईओटी आया था, और आईओटी पे बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि आप बताओ आईओटी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैं आपको वही सब बताने की कोशिश कर रही हूँ कि EISSN में भी आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है कि कौन से चैप्टर में से कौन से पोर्शन ऐसे है कि फेवरेट है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको डेफिनेटली PYQ से पता चल जाएगा कि ये चैप्टर ही अच्छा है। तो चैप्टर 4 हमारा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से आप स्टार्ट करोगे लर्न करना, एंड सारे टॉपिक्स लर्न करने की कोशिश मत करना EIS में, क्योंकि सारे टॉपिक्स जैसे आंसर क्वेश्चन आते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर, वो कर लेना, उसमें से पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। बेनिफिट क्या है ई कॉमर्स का, सप्लायर को, गवर्नमेंट को, या फिर कस्टमर को, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली देती है। जब मैं पेपर देने गई थी ना, मैंने एक चीज़ देखी थी कि ऐसे ही जब नॉर्मल से बेसिक्स के टॉपिक होते हैं ना, जहाँ पे एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, फीचर्स है, वो वहाँ से उठा के दे देती है, वहाँ से उठा के दे देती है। तो आप क्या करते हैं, बेफालतू के टॉपिक्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और ऐसे एक बहुत बेसिक से टॉपिक से आपको उठा के देगी। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आपको थोड़ी सी ना एनालिसिस करनी पड़ेगी कि अगर आप अभी भी ES एंड SF स्टार्ट करो तो रैंडमली कुछ भी कहीं से भी सुन के किसी का भी एनालिसिस करके सुन के स्टार्ट मत करना। मैं चाहती तो आपको खुद अपना पर्सनल एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकती थी, जो मैंने बताया हुआ है कि ESSN में या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस अटेम्प्ट में ये आया था इतने मार्क्स का। बट वो मैं क्यों शेयर नहीं कर रही, क्योंकि एक बार आप खुद करोगी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उस आइडिया के अकॉर्डिंग अगर आप लर्न करते हो ना, तो आपको ESN में कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। एट EIS पर एक चीज़ और कर सकते हैं जो आपके थोड़े से जनरल टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपकी अभी बोला कि एप्लीकेशन ऑफ IoT बहुत ही जनरल टॉपिक है। आपको क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने लर्न कर लिया, आपको क्या करना है वो लिखा, और उसके बारे में पॉइंट्स खुद से रैंडमली लिखने शुरू करें। एग्जाम्पल्स, बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेज कर सकते हो। और ये इसमें आपको क्या करना है, पूरा आप देखो लर्न नहीं कर सकते, आपको मोर फोकस, ज़्यादा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, हेडिंग्स पर, सब हेडिंग्स, क्योंकि उसके बेसिस पे ऐसे आपको नंबर देता है। ठीक है। जैसे क्लास 7 में आपको याद है कि जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे तो बिजनेस स्टडीज में क्या होता था कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में हमें नंबर मिलते थे। अंदर का कर देते, अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप से एग्जाम्पल से खुद में लिख दे तो फिर नंबर मिल जाते थे। तो आपको ऐसे ही करना है, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिख के जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, पूरा लिख के प्रैक्टिस करने का टाइम अभी नहीं है। कोई भी टॉपिक याद किया उसकी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिखो, बार बार लिखो। एंड रिवाइज किस तरीके से करना है, अगर आपने आज चैप्टर 4 पढ़ा तो कल इसको रिवाइज करना है, इसको 1 दिन बाद रिवाइज करना है, एंड 1 महीने बाद। इस तरीके से बस 4 रिवीजन चाहिए आपको। 4 रिवीजन अगर आप कॉन्स्टेंटली, अगर आपने जो 3 रिवीजन मैंने बोली आज कराओ, आज रिवाइज किया, कल रिवाइज किया, 1 वीक बाद, तो आपकी 3 रिविजन हो गई। ये 3 रिविजन अगर हो गई ना, तो आपके लिए ऑलरेडी आपकी माइंड में वो चीज़ रजिस्टर हो चुकी है। आपको आपका जो फॉर्मेटिव कर्व है वो ऐसे जाएगा, लर्निंग कर्व अच्छा हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो ये हमारा दिस इज आवर ब्रेन वर्क।
तो आपको कोई भी चीज़ रिवाइज करनी है तो ऐसे करनी है। अभी आपको मैं बोल रही हूँ कि बेजन अगर आपको ये सब ऐसे में लेना है तो ऐसे आपको आपने 10 दिन दे दिए, अब आपको दे रहे हैं 10 दिन EIS में। तो EIS में आपको स्टार्ट करना है चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 में भी सारे टॉपिक नहीं करने, मैंने आपको बोला थोड़ा सा एनालिसिस करो, खुद से करो, ठीक है, और वो टॉपिक्स याद करना। अब जब आपने चैप्टर 4 कर लिया देन गो फॉर चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जाओ। चैप्टर 2 में हमारे ERP के मॉड्यूल्स है। ERP के मॉड्यूल्स हम सबको ऐसा लगता है ना EIS ऐसे हमें क्यों पढ़ा रहे हैं अभी, वो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड भी नहीं है, वो चीज़ें हमें देखी भी नहीं है, फिर देखनी भी नहीं है, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो चैप्टर 2 में आपकी ERP की मॉड्यूल है। करंटली जहाँ मैं ऑडिट के लिए जा रही हूँ, जहाँ भी अभी तक मैं गई वहाँ पे मैंने इतने सारे अच्छी मॉड्यूल्स ERPs देखे था। सैप भी होता है आपका, सबने सुना होगा, तो होता है वहाँ पे वो सब चीज़ें जो बुक में पढ़ते हैं एक्चुअली वहाँ देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे सेल्स के लिए अलग होता है, कस्टमर मैनेजमेंट के लिए अलग होता है, परचेज के लिए अलग होता है, फाइनेंस के लिए अलग। तो जो आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे वो आप रियल लाइफ में आप बाद में आर्टिकलशिप में आपको एक्सपीरियंस करने को ज़रूर मिलेगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि चैप्टर 2 को लर्न करने का द बेस्ट वे कि यूट्यूब पे जाओ और उन मॉड्यूल्स की अगर कोई ERP या किसी ने उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाई है उसको आप देख लो, आप रिलेट कर पाओगे तो आपको चीज़ें याद ज़्यादा रहेंगी। अभी मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें अगर मैं जैसे अभी यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशंस ERP क्लाइंट बेस्ड हम जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी मुझे पढ़ने के लिए बोला जाए चैप्टर 2 मुझे ज़्यादा जल्दी याद रहेगा क्योंकि वो सिर्फ मैं प्रैक्टिकली यूज़ करी। तो उस पर एक वीडियो देख लो, चैप्टर 2 आपका पूरा आप जैसे ही लर्न हो जाएगा। चोरी वीडियो पर देखना कि कोई टीचर आपको समझा रहा हो, वो वीडियो देखना जिसमें एनिमेशन से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होगा हो कि ERP में ये मोडिंग्स होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा और इसी तरीके से आपका चैप्टर 2 हो जाएगा। चैप्टर 2 पे आपका XPRN है, उस पर थोड़ा फोकस कर लेगा क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरीके से आपको अपना चैप्टर 2 करना है। चैप्टर 3 अभी नहीं करना। चैप्टर 3 में थोड़ा सा कंट्रोल्स आप देखिए ना, क्योंकि जो कंट्रोल्स होते हैं ना आपके कंट्रोल्स प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव और जो टाइप की कंट्रोल्स होते हैं उसमें से ऐसे क्वेश्चन दे देती है। ICN की कंट्रोल्स फेवरेट पार्ट है। तो चैप्टर 3 वैसे तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि करो, अगर आप फिर भी अभी आप करते हो तो उसमें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल नेटवर्क वाला पार्ट है एंड जो आपका ये वाला पार्ट है कंट्रोल्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको करना है। बाकी पार्ट पे ध्यान भी मत देना, करने की कोशिश करोगे तो भी कभी भी कवर नहीं कर पाओगे, अभी टाइम नहीं है। तो चैप्टर 4 करना है, चैप्टर 2 करना है, उसके बाद आपको क्या करना है चैप्टर 5 करना है। चैप्टर 5 में भी सारी चीज़ें नहीं करने की, भी चैप्टर 5 में हम देखोगे कि काफ़ी सारे फ्लो चार्ट्स हैं कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो, पेमेंट होती है या लोन लेने जाते हो तो कैसे फ्लो चार्ट आपका फ्लो कैसा होता है, तो वो फ्लो पे अभी फोकस मत करना। बाकी जो पोर्शन हैं जैसे CBCS के आपके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और बहुत सारे और टॉपिक्स है उसमें, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उसमें से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। मेरा आ गया था कि व्हाट आर द फीचर ऑफ CBCS कोर बैंकिंग सोल्यूशन, CBST के आपके फीचर्स है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस, तो वो मेरे को याद है नहीं भी पेपर में आया था, तो उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके 4-4, 5-5 आप पॉइंट्स करके जाओ ताकि पेपर में आएगा तो आप लिख पाओगे, ठीक है। जो आपके स्लो चार्ट इस ऑन है उसको एक बार रीड कर लो, देख लो, बस उस पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें पेपर में आता नहीं है। तो चैप्टर 4 कर लोगे, चैप्टर 2 कर लोगे, उसके बाद आपने क्या कहते हैं चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 5 कर लिया। चैप्टर 1 में सबकी एक ऑब्जर्वेशन है कि चैप्टर 1 में फ्लो चार्ट होता है। ICAI कम से कम 4-5 अटेम्प्ट के बाद वो फ्लो चार्ट पेपर में देती है और पिछले 3-4 अटेम्प्ट से वो पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है। तो आई थिंक उसकी इस बार आने की जो टेंडेंसी है कि वो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ESSM में अगर आप वो फ्लो चार्ट कर सकते हैं चैप्टर 1 में तो बहुत सही रहेगा क्योंकि उसकी इस बार आने की चांसेस है, तब वो कर लेना। और इसके बाद जो जो बड़े टॉपिक्स हैं जैसे फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो करना। तो कोई भी ESSM में कोई भी चैप्टर पूरा करने की जगह ट्राई टू गो फॉर 80-20 रूल, यानी कि जहाँ से 80% पेपर में आ रहा है मैं उसको लर्न करूँगी, मैं उसको उठा के इन डेज में निपटाऊंगी। अगर आप इस तरीके से ESSM को अभी 20 डेज में प्रिपेयर करें, लेकिन जो टॉपिक जो चैप्टर मैंने जिस ऑर्डर में डिस्कस करें अगर उसी ऑर्डर में या उसी पैटर्न में। और एक चीज़ और मेक श्योर करना कि जब आपका हो जाए 10 डेज फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे में पूरा रिवाइज कर दिए 8-9 डेज में, तो टेस्ट नहीं एक बार उसका एक रिटर्न टेस्ट देना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में आप जाके सीधा लिखोगे फर्स्ट
पहली बार लिखोगे ना तो आपको वहाँ पे आपके नंबर डिडक्ट होने की चांसेस ज़्यादा है। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो तभी लग गया, क्योंकि मैंने उससे पहले रिटर्न प्रैक्टिस ही नहीं की थी। डायरेक्टली जाके पेपर में आंसर नहीं किए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही थी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। तो एक बार एटलीस्ट आपको एक बार वो एक्सपीरियंस ज़रूर करना है। एग्जाम हॉल का अपना टेस्ट दे दो, रिवीजन टेस्ट दे दो, एफटीपी कर लो, जो कर लो, बट एक रिटर्न टेस्ट ज़रूर दे के जाना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो मैं ज़रूर बोलूँगी, दो ESSM में चैप्टर 4 का दे दो। अगर चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आपको मिल रहा है तो वो दे दो, एक दिन निकाल के बस वो दे दो, उतना कर लोगे। अभी एक रिटर्न प्रैक्टिस कर ली जाओ, ताकि पेपर में जो हो आपकी फाइनल हो, समझ रहे हो? क्योंकि पहले से लिख के जाओगे तो थोड़ा सा आप फ्लो में आ जाते हैं, पेपर में हम लिख पाते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से ESSM करनी है ना, तो ट्रस्ट मी आपका ESSM बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और आपको 20 डेज में आप आराम से 50-60 स्कोर कर सकते हो। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। और इसके अलावा मैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशन ले रही हूँ, EIS ऑडिट से रिलेटेड, एडवांस अकाउंट से रिलेटेड, तो आप वो भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस संडे को मैं एक सेशन लेने वाली हूँ, हाउ टू प्रिपेयर डायरेक्ट टैक्सेशन, DT एंड IDT, CNTTF कैसे प्रिपेयर करें। लास्ट मंथ बचा है, बहुत अंदर कॉन्फिडेंट, तो वहाँ पे भी मैं आपके सब टॉपिक्स डिस्कस करूँगी कि ये टॉपिक्स आपको पहले करना है, वे करना है, जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था लास्ट में, ताकि आप क्लियर कर पाओ। जैसे मैं बहुत हद तक कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर के पेपर में बहुत गंदा पेपर आया था, तो मैंने एक ट्रिक अपनाई थी, स्ट्रैटेजी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मुझे संडे को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फिर से मत वेट करो। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, मैं खुद अनअकैडमी की स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद अनअकैडमी से पढ़ा है। अनअकैडमी नो डाउट आपको बेस्ट सर्विसेज देगी है, बेस्ट प्राइजेस पे, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करो। बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।